हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हैं। मैं सुनील, आप सभी का एसएसटी विद सुनील में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो, पिछली की वीडियो में मैंने बहुत कुछ बता दिया है आप लोग को। जो फर्स्ट लेसन था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में, तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था जर्मनी का एकीकरण बताया था, और क्या कहते हैं उसको, इटली का भी एकीकरण बताया था। अब हम पहुंचते हैं, टॉपिक है मेरा आज का है अपना भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड के एग्जाम के माध्यम से भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मैप भी आएगा। तो मैंने कुछ ही स्थानों को दर्शाया है आज। इसके अलावा अभी लेसन तो ख़त्म होना नहीं है, इसमें बहुत सारे पार्ट बनेंगे। तो भारत में क्या है, राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद ये कब आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई। ये 1857 की क्रांति से शुरू हुआ था। 1857 में भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। और ये हमारे देश में कैसे आया, ये आया है फ्रांस की क्रांति से। सभी को पता है 1789 में यूरोप महाद्वीप के देश फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। वहां के लोगों ने वहां के राजा लुई 16 को उनकी गद्दी से हटा करके देश में लोकतंत्र की स्थापना की। और यही विचार पूरे यूरोप में फैला, जिसने जर्मनी का, उसके बाद ये इटली का एकीकरण किया। उसके बाद वो विचार हमारे देश में भी आए, और 1857 की क्रांति में आकर के वो राष्ट्रवाद की एक झलक दिखाई पड़ती है। 57 क्रांति सफल तो नहीं हुई, लेकिन लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि हमारी ये क्रांति क्यों सफल नहीं हुई, क्यों। देखिएगा पहला टॉपिक क्या है इसमें, जो पहला मैंने बिंदु आप लोग से लेके आया हूं। हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर अलग था, और उनके लिए स्वतंत्रता के मायने भी अलग थे। वो वर्ग कौन कौन से थे, समूह कौन कौन से थे जिनके पर उपनिवेशवाद का अलग असर था। तो वो थे जैसे व्यापारी वर्ग। ध्यान सुनिएगा, लिखने की बहुत जरूरत नहीं है। व्यापारी वर्ग था, किसान वर्ग था, जो बागान के मजदूर थे, और जो रियासत के राजा लोग थे, राजा। इन लोगों के अधिकारों को अंग्रेजों ने छीन लिया था। और यही वर्ग चाहता था कि मुझे मेरे वो अधिकार मिल जाए, रियासत को रियासतदार मिल जाए, मतलब कि जो रियासत का राजा है उसको 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 अपनी रियासत मिल जाए। किसान है उसको अपनी जमीन पर मालिकाना हक मिल जाए। व्यापारियों का जो व्यापार चौपट हो गया था वो उनका फिर से फले फूले। बागान मजदूर काम के घंटों से परेशान थे, अवकाश नहीं मिलता था। तो 57 क्रांति में लोगों के उद्देश्य अलग थे, इसीलिए ये एक होकर के नहीं हो पाए। राष्ट्रवाद का मतलब होता है एक होना, यूनाइट। ओके, अब देखिए, तो वर्ग मैंने बताया कौन कौन से वर्ग, किसान, व्यापारी, रियासतदार यानी कि राजा, और बागान, और इसके अलावा छोटे वर्ग थे। उसके बाद इस लेसन में आप पढ़ोगे 1914 से 18 के बीच की घटनाएं। ये सब आप लोग पॉइंट्स को नोट आउट कर लेंगे। 1914 से 1918 के बीच की घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं घटी, तो मैं बता रहा हूं, आप लोग उसको सुनते रहिएगा, वीडियो को रोक करके अपना लिखा करें। पहला है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 से 1918 के बीच में चला, है ना। 1914 से 1918 के बीच में चला। ये यूरोप में शुरू हुआ था। दो गुटों में लड़ा गया, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में देश कौन कौन से थे, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, और हंगरी थे। और दूसरा गुट, जो सामने गुट था, जो उनके अपोजिट में, वो था मित्र राष्ट्रों का गुट, जिसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, और रूस था। अमेरिका तो बाद में आया है, जब 1917 में जर्मनी की यू शेप सबमरीन्स ने उनके जहाज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इसमें बहुत सारे उनके अमेरिकी नागरिक जो है मारे गए थे। ओके, इसके बाद
अमेरिका भी इसमें शामिल हुआ और इसके परिणाम स्वरूप बाद में जर्मनी की पराजय होती है और वर्साई की संधि के तहत उसके ऊपर सारे दोष मढ़ दिए जाते हैं कि युद्ध के लिए आप ही दोषी हो। इस दौरान भारत में असर ये हुआ इसका कि प्रथम विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन था वो भारत से भी सहयोग चाहता था, क्योंकि मध्य पूर्व अफ्रीका और यूरोप में महायुद्ध फैला हुआ था, तो भारतीय सेना, भारतीय लोगों का सहयोग मिलना भी बहुत जरूरी था। इसीलिए भारत में भी एक उथल पुथल मची हुई थी। इस दौरान गांधी जी का भी आगमन हुआ था। आप सभी को पता है जनवरी 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ। कहां से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे। वहां पर उन्होंने अपने 20-22 साल बिताए वहां के गिरमिटिया मजदूरों के जो हक थे उनको दिलाने के लिए। सत्याग्रह वहीं पर किया उन्होंने, शुरुआत वहीं से हुई। वहां पर 2 प्रांत हैं जहां पर उनकी सारी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। पहला है नटाल, दूसरा है ट्रांसवाल। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है, नटाल और ट्रांसवाल। यहीं पर इन्होंने अपना गिरमिटिया मजदूरों के हित में सत्याग्रह किया। इसके बाद 1915 में आते हैं और भारत का दौरा करते हैं, और इस दौरे में वे भारत की दशा को देखते हैं और सोचते हैं कि हम सबसे पहले कुछ प्रयोग करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन ले पाएंगे। उसके बाद इन्होंने 3 क्षेत्रीय आंदोलन किए। 3 क्षेत्रीय आंदोलन किए, सभी को ध्यान रखना है बोर्ड के स्टूडेंट्स, ये मैप में भी आ सकता है। पहला था इनका चंपारण और खेड़ा, ये 1917 में इनके द्वारा चलाया गया सत्याग्रह था। चंपारण बिहार में पड़ता है और खेड़ा पड़ता है गुजरात में। आप मैप में देख सकते हो, चंपारण ये बिहार की लोकेशन और खेड़ा ये गुजरात की लोकेशन है। तो 1917 में ही दोनों जगह पर। चंपारण में नील मजदूरों का मामला था, जिनको नीलहे कहते थे, या 3 कठिया पद्धति। इसके तहत किसानों का जो ब्रिटिश व्यापारी थे वो अपने एजेंटों के माध्यम से नील के किसानों से खेती करवाते थे और मुंह मांगे दामों पर ये बाहर की मार्केटों में इसको बेचा करते थे और सस्ते दामों पर ये किसानों से खरीदते थे। एग्रीमेंट हो रखा था। बाद में जर्मनी ने जब एक केमिकल नील बना लिया तो इनकी डिमांड कम पड़ गई। बाद में जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट को छुड़वाने के लिए ये उनसे राशि मांगने लगे, जो कि देने में किसान लोग असमर्थ। इसीलिए ये बात उठी। फिर इसके बाद राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को, जब 1916 में उनसे भेंट हुई लखनऊ अधिवेशन में, उसके बाद ये उनको इनवाइट करते हैं और गांधी जी पहुंच जाते हैं कहां पर? चंपारण में। और सफल भी होता है आंदोलन। तो गांधी जी का क्या कहते हैं उसको, हौसला बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। साउथ अफ्रीका में हो आए थे, इनका हौसला था, लेकिन वो साउथ अफ्रीका था लेकिन ये हिंदुस्तान था, अंतर था। ओके। इसके बाद गुजरात में खेड़ा में भी अकाल और प्लेग की महामारी की वजह से किसानों की खेती चौपट हो गई थी, लेकिन जो टैक्स था वो बढ़ाया गया था, वो मतलब कि बढ़ा हुआ था और किसान लोग दे पाने में असमर्थ थे। और इनकी भी बात को गांधी जी ने बड़ी ही बेहतर तरीके से रखा और इनको भी सफलता दिलवाई। इसके बाद पड़ता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, यानी कि सूती मिल मजदूर आंदोलन। प्लेग की वजह से यहाँ के जो मिल मजदूर थे उनको बोनस दिया जाता था, 50% तक मिलता था, लेकिन जब प्लेग खत्म हो गया तो वो जो बोनस था वो उद्योगपतियों ने देने से मना कर दिया। उसके बाद फिर क्या होता है? आंदोलन शुरू होता है। गांधी जी भी वहीं पर पहुंच जाते हैं और सत्याग्रह करते हैं और किसान जो मिल मजदूर लोग हैं उनके हित में फैसला ले लेते हैं और मजदूरों की बातों को मान लिया जाता है। जो उनको बोनस मिल रहा था
वो उद्योगपति लोग जो थे वो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो तीन क्षेत्रीय आंदोलनों से गांधी जी ने ये सीखा कि अब हमको कुछ बड़ा करना होगा। सत्याग्रह को आप लोग इसको लिख लेना, सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज। सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने सबसे पहले साउथ अफ्रीका में किया, जब वे नटाल और ट्रांसवाल में थे, और मदन लाल गांधी ने इनको ये शब्द जो है सजेस्ट किया था कि ये सही रहेगा, सत्याग्रह। बाद में इसको मॉडिफाई किया गया और सत्याग्रह शब्द निकल करके आता है। तो सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई सबसे पहले, तो आप कह सकते हो कहां से, साउथ अफ्रीका से। ओके, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने वादा किया था गांधी जी से कि आप भारतीयों से कहो कि वो सेना में भर्ती हो जाएं, और गांधी जी ने किया भी, लेकिन अंग्रेजों ने उस वादे को तोड़ दिया और उसके बदले में हमको क्या दे दिया, रॉलेट एक्ट। क्या दिया, रॉलेट एक्ट, 18 मार्च 1919 को। इस एक्ट का सरकारी नाम क्या था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरकारी नाम ये आप लोग नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है। इसका नाम है अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, द एनार्चिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। आप सभी लोग, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, इसको नोट आउट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। हो सकता है पूछा जाए कि इसका आधिकारिक नाम क्या था, सरकारी नाम क्या था, तो आपको ये बताना चाहिए। सिडनी रॉलेट की उसमें बनाया गया था अध्यक्षता में, तो इसका नाम पड़ गया था रॉलेट एक्ट, लेकिन एक्चुअल नेम ये रहा आपका अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। इस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने प्लान बनाया कि भारतीयों का दमन करना है, क्योंकि ब्रिटेन के मित्र राष्ट्रों की विजय हो चुकी थी, और भारतीयों का मुख बंद करने के लिए ये रॉलेट एक्ट पेश किया गया दमन करने के लिए। इसीलिए इसको कहा गया बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। काला कानून भी कहा गया इसको, आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद गांधी जी ने इसको लेकर के रॉलेट सत्याग्रह चलाया। गांधी जी ने प्लान बनाया कि हम रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। हालांकि बड़े पैमाने पर अंग्रेजों ने दमन किया और हिंसक घटनाएं भी हुई, और सबसे बड़ी हिंसक घटना थी 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि कहां पड़ता है, आप लोग मैप में देख सकते हो, लोकेशन मैंने दे दी है, अमृतसर में है जलियांवाला बाग, जो कि पंजाब में पड़ता है। आप देख सकते हो ये लोकेशन है, आप लोग मैप बना करके इसको नोट आउट कर लेंगे, ताकि एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आपको आसानी होगी बताने में। तो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ, वहां पर लोग किस लिए एकत्र हुए थे, बैसाखी का जो है त्योहार था, मेला चल रहा था, तो वहां पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे। ओके, और कुछ मुद्दों पर बात भी हो रही थी, जैसे रॉलेट एक्ट के ऊपर दो नेता थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। ये नाम आप लोग नोट कर लें। इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। पंजाब के नेता थे सैफुद्दीन जो थे किचलू, ये कह सकते हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी एक जाने माने नेता भी थे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी गिरफ्तारी पर बात हो रही थी, तभी एक कह सकते हो बड़ी घटना होने वाली थी। वहां पर लोग अनजान थे कि क्या होने वाला है। आदेश आया पंजाब के गवर्नर जनरल का। आप लोग को ये फैक्ट बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर से जरूर नोट कर ले, इसमें बच्चे भूल सकते हैं। और वो चीज क्या थी, इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं तो बताते हैं आप लोगों को। इसको आप लोग नोट आउट कर लीजिएगा, और ये नटाल ट्रांसवाल वीडियो रोक करके आप लोग इसको मतलब कि नोट कर लिया करें। और सरकारी नाम जो मैंने बताया इसका, उसको भी आप लोग नोट आउट कर लीजिएगा। इसके बाद
मैं बता रहा था कि किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, वो कौन था। पंजाब में उसमें गवर्नर जनरल थे। पंजाब में गवर्नर जनरल थे माइकल ओडायर। माइकल ओडायर। अब देखिए फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिनॉल्ड डायर, एक ही समय में एक ही नाम के दो व्यक्ति, थोड़ा अंतर है, माइकल ओ डायर है और यह है रेजिनॉल्ड डायर। मैं आपको बता दूं, इस जलियांवाला बाग में हत्याकांड करने वाला जो था व्यक्ति वो था रेजिनॉल्ड डायर। रेजिनॉल्ड डायर ने वहां पर हत्याकांड किया था, गोलियां चलाई थी, लगभग 10 मिनट गोलियां चली थी, जिसमें सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 379 लोग मारे गए। कुछ अनाधिकारिक आंकड़े हैं उसके अनुसार कहा जाता है कि इसमें 1000 लोग मारे गए, है ना। तो ये चीजें हैं। तो रेजिनॉल्ड डायर ने ये हत्याकांड किया, आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये ओ डायर कौन था, मैंने बताया पंजाब में गवर्नर जनरल, इसी ने ही, ओ डायर ने ही रेजिनॉल्ड डायर को आदेशित किया था कि तुमको ये करना है। आप लोगों को यह कभी नहीं बोलना है कि रेजिनॉल्ड डायर ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया और माइकल ओ डायर ने उस घटना को करने का आदेश दिया, उस जो हत्याकांड हुआ उसका आदेश दिया था। ओके, तो अब आप नहीं बोलोगे। और उधम सिंह ने ही, रेजिनॉल्ड डायर को नहीं, माइकल ओ डायर को ही 1940 में ब्रिटेन में कैक्सटन हॉल में, लंदन में कैक्सटन हॉल में उनको शूट किया था और वहीं पर उधम सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। उधम सिंह ने अपना नाम रखा था, क्या रखा था, राम मोहम्मद सिंह आजाद, है ना, यानी कि तीनों धर्मों का मेल, राम मोहम्मद सिंह आजाद, हिंदू मुस्लिम सिख, है ना। तो आपको ये याद रखना है ना। तो उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को शूट किया था 1940 में और रेजिनॉल्ड डायर जो थे डायर, इनको नहीं शूट किया था, इनकी तो डेथ हो गई थी 1927 में ही। एक चीज आपको और ध्यान रखना है, माइकल ओ डायर को 1940 में मारा गया, रेजिनॉल्ड डायर 1947 में बीमारी से मर जाते हैं, लेकिन इन दोनों का जन्म जो है 1864 एक ही वर्ष में हुआ है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आ सकता है, आपको भूलना नहीं है। माइकल ओ डायर और रेजिनॉल्ड डायर, ओके, गोली इसी ने चलाई थी, इसने आदेश दिया था और इसी को उधम सिंह ने शूट किया कैक्सटन हॉल में। ओके, इसके बाद ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, आपने देखा, ये मैंने फैक्ट बता दिया, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में पराजय हो गई थी, वो क्या नाम है, धुरी राष्ट्रों की ना, सबको पता है। तो उसमें तुर्की यानी कि टर्की, जिसकी वर्तमान में राजधानी है अंकारा, क्या राजधानी है, अंकारा। तो वहां पर खलीफा होते हैं, खलीफा वो मतलब खलीफा होते थे मुसलमानों के सर्वोच्च धर्मगुरु, उनको जो है मित्र राष्ट्रों ने बेदखल कर दिया था और जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों में एक आक्रोश ने जन्म ले लिया था। वैसे हमारे देश के भी मुसलमान खलीफा से बहुत वास्ता रखते थे, उनको अपना धर्मगुरु मानते थे और इसीलिए हमारे देश में खिलाफत का मामला भी खुल करके सामने आता है। आप लोग नोट आउट कर लेंगे। मार्च 1919 में, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। कौन कौन थे मुख्य इसमें, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये नाम मैंने लिख रखा है, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन लोगों ने खिलाफत समिति का गठन किया और गांधी जी से बातचीत करनी शुरू की। क्यों? क्योंकि अकेले लड़ा नहीं जा सकता था इन अंग्रेजों से, तो ग्रुप संगठन बनाना बहुत जरूरी था और आगे चल करके खिलाफत और असहयोग दोनों आपस में मिल भी जाएंगे, उसको तो हम अगले टॉपिक में आप लोग को बताएंगे। तो उसके बाद
ये खिलाफत आंदोलन कब खत्म हुआ? 1924 में खत्म हो गया था, 1924 में, जब वहां मुस्तफा कमाल पाशा लिखे देते हैं, कमाल पाशा ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, और भारत में भी क्या और अन्य देशों में भी खिलाफत मूवमेंट खत्म हो गया। खिलाफत का आगमन, इसको खिलाफत आंदोलन भी कह सकते हो, और आप इसको जो है खलीफत भी कह सकते हो, खलीफत भी कह सकते हो, खलीफत आंदोलन या खलीफत मूवमेंट। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोग को 3 टॉपिक, जो पहला इसमें जो 3 टॉपिक बनेंगे, उसमें से पहले टॉपिक के अंतर्गत मैंने आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट चीजें जो है आपको फैक्ट्स बता दिए हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच चला है ना। थोड़ा अगर 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक ये पहला विश्व युद्ध चला। मैं आप लोगों के लिए दोनों महायुद्ध, वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध के ऊपर 2 वीडियो लेकर के आऊंगा जल्दी ही, ओके, जो कि बहुत विस्तार से होगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके परिणाम क्या हुए, ओके। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया गांधी जी का आगमन होता है 1915 में, जनवरी 1915 में, ध्यान रखना है, ये सब नोट कर लेना है आपको। उसके बाद 3 क्षेत्रीय आंदोलन होते हैं, चंपारण में, खेड़ा में और अहमदाबाद में, और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड अमृतसर में। ये 4 आप लोगों को मैप बना करके प्रैक्टिस कर लेना है और उसको याद कर लेना है। कंफर्म है, आना तो वही है, ये मैप पे भी आता है, तो आप लोग उसको जरूर बनाएं। विदाउट मैप आपका सोशल स्टडी अधूरा है, राइट। उसके बाद मैंने बताया रॉलेट एक्ट, ये नाम जरूर नोट आउट कर लें, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, ये दोनों नाम इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आप इसको नोट आउट कर लेंगे। और रॉलेट एक्ट क्यों भेजा गया? भारतीयों का मुंह बंद करने के लिए, है ना। इसके बाद मैंने सब बता ही दिया है। इसके बाद आपका शुरू होगा असहयोग आंदोलन, जो खिलाफत आंदोलन आपस में मिलकर के होगा। ये पहले का पार्ट मैंने बताया है आपको, तो ये पहला पार्ट होगा आप लोगों के लिए, और आप लोग ऐसे जरूर लिख लीजिएगा, ये पॉइंट्स मतलब कि डाल करके जरूर लिखेंगे ताकि आसान रहे। 1914 से 18 तक का ही ये पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया है, तो आपने देखा। और एक चीज नहीं भूलना है आपको, माइकल ओडायर और रेजिनाल्ड डायर, उधम सिंह के द्वारा माइकल ओडायर को शूट किया गया था, ना कि रेजिनाल्ड डायर को, ओके। रेजिनाल्ड डायर की 1927 में ही मृत्यु हो गई थी। रेजिनाल्ड डायर ने जब ये हत्याकांड मचाया तो वो परेशान हुआ, पूरी रात नहीं सोया। उसको ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक भी कहा गया, लेकिन कहीं न कहीं वो अंदर से टूट चुका था, इतना बड़ा हत्याकांड उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने कर तो दिया था, लेकिन मानव की भावनाएं भी होती हैं, वो कभी न कभी जागती तो हुई हैं कि मैंने गलत किया है। और उसके बाद उसको ब्रिटेन भेज दिया गया, जहां पर उसको ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक भी कहा गया। उसका स्टेटमेंट था कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने बुरा किया है, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने बुरा किया, और कुछ लोग कहते हैं कि आपने अच्छा किया है। ये भावुक विचार थे उसके। जब उसकी मृत्यु होने वाली थी, उसका बॉडी पैरालाइज हो गया था, लकवा मार गया था उसको। उसके बाद वो कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने अच्छा किया, और कुछ लोग कहते हैं कि मैंने बुरा किया। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने बुरा किया, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अच्छा किया है। अंत में वो कहता है कि मैं ईश्वर से चाहता हूं कि मुझे जल्दी अपने पास बुलाए, मैं वहां पर उनसे पूछूंगा कि मैंने अच्छा किया कि मैंने बुरा किया। मैंने तो अपनी ड्यूटी निभाई थी। सत्यनिष्ठा जिसको कहते हैं, अगर हम किसी के साथ जुड़े हैं तो हमको करना ही होता है। अगर हम पीछे हटते हैं तो ये सत्यनिष्ठा के खिलाफ जाएगा। तो रेजिनाल्ड डायर ने ये बात कही थी, और 1927 में लकवाग्रस्त होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। रेजिनाल्ड डायर नहीं भूलेंगे आप लोग, इनको उधम सिंह ने नहीं शूट किया था, माइकल ओडायर मारे गए थे। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, या जो हमारे व्यूवर्स हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं।
ओके, तो रेजिनाल्ड डायर ने ये वक्तव्य दिया था, इसको आप लोग नोट आउट कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो मैं नोट कर देता हूँ ताकि छोटे बच्चे कंफ्यूज ना हो, उसको मतलब कि उसको नोट कर लें। बाकी मैं अन्य चीजें भी फैक्ट जोड़ते हुए चलता हूँ। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी वीडियो देखा करो शुरू से लेकर के अंत तक। शुरुआत होती है तो अंत भी तो अच्छा ही होना चाहिए। उसके बाद अगर पूरा वीडियो देखोगे तभी आप लोग को ये समझ में आएगा कि वास्तव में ये चीज है क्या। और बुक रीडिंग जरूर करें, ये मैं बार बार आप लोग को बताता हूँ। ये मैप बना करके उसको आप लोग नोट आउट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आप लोग को मेरा ये वीडियो आज का बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर के आया करूँगा। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, ओके, और शेयर किया करिए ताकि अन्य लोगों को भी इस वीडियो का फायदा मिले। थैंक यू।